चलें तो पहला समाचार देखते हैं। पहली न्यूज में हमको बात करनी है आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो न्यूज ये है कि भारत सरकार के एक आईएएस अफसर हैं जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। ये फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। मगर भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर, इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, या फिर यूं बोलना चाहिए कि संजय मल्होत्रा साहब जो फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, ये भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर होने वाले हैं। किसकी जगह लेंगे ये? अभी जो प्रेजेंट आपके आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब, ये रिटायर हो रहे हैं, अपना 6 साल का टेनर पूरा कर एक दिन के अंदर ये रिटायर होने वाले हैं। 10 तारीख की ये न्यूज है, यानी कि 11 तारीख को इनका रिटायरमेंट है और 12 तारीख से फिर अपने संजय मल्होत्रा साहब जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर अपने चार्ज को ले लेंगे, अपना पदभार संभाल लेंगे। तो ये तो हो गया अपना समाचार। आप पहले इनका फोटोग्राफ देख लीजिए, ये संजय मल्होत्रा साहब हैं, इनकी तस्वीर है, देख लेना। एंड जब ये आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपॉइंट हो जाएंगे तो इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो ये है कि हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं उनको इनको देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में प्राइमरीली ये आता है कि आपका जो बैंक है वो कितने रेट पर आपको इंटरेस्ट देने वाले हैं, या फिर आप अगर अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी बातें जिस चीजों पे डिपेंड करती हैं वो होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस तरह से जो है देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो, खाने पीने की जो चीजें हैं उनका दाम एकदम से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन एकदम ही खत्म ना हो जाए, ऐसा भी ना हो कि चीजों के दाम एकदम ही बहुत ज्यादा गिर जाए। तो ये सारी चीजें जो आपको मेंटेन करनी होती है, अर्थव्यवस्था आपकी ठीक तरह से चले और आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, साथ ही साथ इस तरह से ग्रो करे कि उसका जो फायदा है वो समाज के हर तबके में जाए, हर जो आपका वर्ग है और हर जो व्यक्ति है उस तक इस इकोनॉमिक पॉलिसी का फायदा जो है पहुंचे। ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से जो है इंश्योर की जाती है। साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशंस, आरबीआई जैसे कि है, नाम में आपको समझ में आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कई बार हम लोग बैंक ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं। जो बैंकों का भी बैंक है वो रिजर्व बैंक है। तो इस लिहाज से इस रोल में इसकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत का जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है उसे मैनेज करना है, ताकि ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर एफिशिएंटली काम कर सके मगर जितना हो सके और ज्यादा ग्रो कर सके। बैंकिंग सेक्टर जितना ज्यादा ग्रो करेगा मतलब उतना ज्यादा जो लोग हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे। फॉर्मल इकोनॉमी में जितने ज्यादा लोग आएंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था का साइज उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपकी अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, उतने ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आएंगे। ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग रेगुलेशन के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, साफ समझ में आ रहा है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अगर ये काम ढंग से ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपने को पाकिस्तान की जो आज की हालत है वो देखकर समझ में आ रहा है। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है राजीव मल्होत्रा साहब का, एंड इनसे यही उम्मीद की जाती है कि ये अच्छे, संजय मल्होत्रा साहब का, और इनसे यही उम्मीद की जाती है कि ये एक अच्छे गवर्नर साबित होंगे। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब इस समाचार में से जो खबरें, जो आपके काम की का जो कंटेंट है वो वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। रेलवे का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, आरआरबी का पेपर हो गया। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रिसेंटली किसको जो है आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना पड़ेगा संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया। ये कौन से पद पर काम कर रहे थे उसके पहले ध्यान रखना पड़ेगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। कौन से नंबर के गवर्नर होने वाले हैं? तो 26वें नंबर के गवर्नर होने वाले हैं। शक्तिकांत दास साहब जो रिटायर हुए हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? 25वें नंबर के गवर्नर थे। ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये याद रखना है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये गवर्नर के तौर पर, आरबीआई के गवर्नर के तौर पर आदमी की जिम्मेदारी क्या बनती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो बनाना है और उसको फिर कैसे लेकर चलना है, और बैंकिंग रेगुलेशंस, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये आती है। तो ये तो वनडे के जितने भी एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपनी सारी न्यूज हो गई और अपने को ध्यान में रखनी है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई का गवर्नर आखिर अपॉइंट किया कैसे जाता है। तो वो भी हम लोग अब देखेंगे कि आरबीआई के गवर्नर की अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर क्या होती है। तो पहली चीज तो ये कि सरकार अपनी मन मर्जी से किसी को भी मुंह उठा के आरबीआई का गवर्नर नहीं बना सकती। उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है जो उसे फॉलो करना पड़ता है, और ये प्रोसीजर लिखा हुआ है एक कानून में जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 या फिर आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होना है, किस प्रोसीजर को फॉलो करके होना, उसी प्रोसीजर का फॉलो करके अपॉइंटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो एक कमेटी का निर्माण होता है, एक कमेटी को बनाया जाता है, और इस कमेटी का नाम है
फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, फाइनेंशियल नाम ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ये कमेटी जो है बनाई जाती है। इस कमेटी की जिम्मेदारी ये होती है कि वो कौन कौन से प्रोबेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनमें से फिर हम लोग कोई एक आरबीआई का गवर्नर डिसाइड करेंगे, उन कैंडिडेट्स को आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आरबीआई का जैसे अपना नॉर्मल एग्जाम होता है कि लेकिन पहले भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, फिर लोग बाग जो है फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में पेपर करवाया जाता है। अब एक लेवल का पेपर होता है, 2 लेवल का पेपर होते हैं, कई बार फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होता है और फाइनली डिसाइड किया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसी तरह से जब आरबीआई का आपको गवर्नर डिसाइड करना है तो आरबीआई का गवर्नर किन लोगों में से डिसाइड किया जाए, कौन वो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं जिसमें से किसी को फिर हम लोग चुनकर आरबीआई का गवर्नर बनाएंगे, वो सुटेबल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने की जिम्मेदारी इस कमेटी के ऊपर है, जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी बनाई जाती है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि आईएएस की सबसे बड़ा पद या फिर देश का जो सबसे बड़ा बाबू है वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी है। दूसरा जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है जो रिटायर होने वाले हैं, इनके बाद जिनको जो सक्सेसर आएगा उसको चुनने के लिए ये भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा जो फाइनेंशियल सर्विस का सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होता है और इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट मेंबर जिन्होंने बहुत अग्रणी योगदान दिया हो फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में, इनको भी जो है शामिल किया जाता है। तो ये 4-5 लड़कों की कमेटी हो गई। इसमें कौन कौन आ गया? कैबिनेट सेक्रेटरी आ गया, दूसरा आरबीआई का जो प्रेजेंट गवर्नर है वो आ गया, तीसरा फाइनेंशियल सर्विस का सेक्रेटरी आ गया और 2 लड़के और ये लोग पकड़ के लाते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा उखाड़ा हो फाइनेंशियल सर्विस की फील्ड में। अब ये 5 लोगों की जो कमेटी है ये मिलकर फिर शॉर्टलिस्ट करती है वो प्रोबेबल कैंडिडेट्स जिसमें से किसी को फिर हम लोग आरबीआई का गवर्नर बना सकते हैं। जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक लड़का हो गया अपना रामलाल, एक हो गया श्यामलाल और एक हो गया मोहनदास। इन 3 में से ये 3 जो है सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं जिसमें से किसी को हम लोग जो है आरबीआई का गवर्नर बना सकते हैं। तो पहले तो ये लोग शॉर्टलिस्ट कर लेंगे जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं। तो फाइनली डिसाइड कर लिया रामलाल, श्यामलाल और मोहनदास, ये 3 लड़के अपने सबसे प्रोबेबल हैं, ये सबसे योग्य हैं, इसमें से किसी एक को डिसाइड करना है। एक बार जब ये डिसाइड हो गया उसके बाद फिर इन रामलाल, श्यामलाल और मोहनदास को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। शॉर्टलिस्टिंग कर ली, शॉर्टलिस्टिंग के बाद में इंटरव्यू होता है। तो रामलाल का इंटरव्यू हो गया, श्यामलाल का इंटरव्यू हो गया, मोहनदास का इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू ले चुकने के बाद में इनको लगता है कि यार जो रामलाल है ये सबसे ज्यादा एलिजिबल है, ये सबसे ज्यादा योग्य कैंडिडेट है आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये जो अपनी लंबी चौड़ी नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जब इन्होंने डिसाइड करके इनके इंटरव्यू वगैरह लेके डिसाइड कर लिया कि रामलाल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर, जब इनको लगा कि सबसे योग्य आदमी है, तब फिर इसका नाम ये लोग आगे बढ़ा देते हैं कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट्स को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं स्वयं प्राइम मिनिस्टर। अब कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट्स में सारे आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, उनके सामने फिर ये फाइल आती है रामलाल की। उसमें फिर बताया जाता है कि रामलाल ने अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें करी हैं और हमको इन वजूहात के चलते लगता है कि रामलाल साहब को आरबीआई का गवर्नर बनाया जाना चाहिए। तो फाइनली जब ये फाइल देख चुकने के बाद में अगर कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट्स को लगता है कि नहीं रामलाल योग्य आदमी है, सही फैसला लिया गया है, तो फिर ये लोग उसका नाम फाइनलाइज कर देते हैं। एक बार जब कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट्स जिसकी अध्यक्षता खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, वो जब डिसाइड कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट होगा, तो उसके बाद में फिर इनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है। लास्ट में फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी करता है रामलाल साहब के नाम से कि फलाने से फलानी तारीख तक के लिए इनका जो है टर्म रहेगा, ये इतने से इतने नंबर के जो है आपके गवर्नर रहेंगे आरबीआई की, और आप जो है ये और उसके बाद फिर ये जाके अपना चार्ज संभालते हैं और आरबीआई के गवर्नर के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट करने की प्रोसीजर कौन से कानून में लिखी हुई है? आरबीआई एक्ट 1934 में। अब कौन व्यक्ति जो है वो आरबीआई के गवर्नर हो सकते हैं, ये कौन शॉर्टलिस्ट करता है? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी में कौन कौन है, उनके नाम भी ध्यान रखना है। फिर ये किसको आपका नाम फॉरवर्ड करते हैं? कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट्स को करते हैं। कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट्स की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। फाइनल अपॉइंटमेंट, फाइनल अप्रूवल इन्हीं की तरफ से दिया जाता है और एक बार अगर अप्रूवल हो गया तो फिर अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट का ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। ये बात याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा है, डिसाइड वही करेगा, मगर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपका आरबीआई का जो गवर्नर है वो अपॉइंट हो गया। अब एक बार अगर अपॉइंट हो गया तो फिर कितने वक्त तक के लिए अपॉइंट हो गया है वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखते हैं वो है कि इनका टेनर कितना होता है। द आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years with the possibility of extension or reappointment by the central governments। तो आरबीआई का जो गवर्नर है जब अपॉइंट किया जाता है तो उसका एक टर्म 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। बात को समझिएगा, जैसे एक आदमी है, अपना वही रामलाल की बात करते हैं, तो रामलाल को आपने आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपॉइंट कर दिया 1 जनवरी 2025 से। तो रामलाल जो है 1 जनवरी 2025 से 2030 तक, यानी कि 5 साल, 1 जनवरी 2030 तक ही काम कर सकता है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 5 साल तक का ही जो है उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
अब अगर सरकार चाहती है कि रामलाल को और इसके ज्यादा वक्त तक के लिए जो है अपॉइंटमेंट दिया जाए, तो उसको फिर से रीअपॉइंट करना पड़ेगा, और फिर जब तक आप जितनी बार आप रीअपॉइंटमेंट देना चाहते हो उतनी बार आप रीअपॉइंट कर सकते हो। तो याद रखना है, आरबीआई के गवर्नर को एक बार जब अपॉइंट किया जाता है तो उसका मैक्सिमम टर्म एक बार का 5 साल का हो सकता है। 1 साल के लिए अपॉइंट करना चाहते हो कर दो, 1.5 साल के लिए करना चाहते हो, 2 साल के लिए करना चाहते हो, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 4.5 साल के लिए, 5 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप 5 साल 1 महीना, 5 साल 5 महीना या 6 साल के लिए करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कानून में लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है कि एक बार में आरबीआई का गवर्नर मैक्स टू मैक्स 5 साल तक के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। 5 साल या 5 साल से कम, जितना भी आपको करना है। अब आपको वो आदमी का काम अच्छा लगता है, आप उसको फिर से रीअपॉइंट करना चाहते हो, तो फिर आप उसको और फर्दर जो है अपॉइंटमेंट दे दो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक बार में मैक्सिमम अपॉइंटमेंट 5 साल तक का ही होगा, और इसके अलावा जितना भी आप उसको एक्सटेंशन देना चाहते हो वो दिया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। बट एक आपका जो अपॉइंटमेंट है या एक जो टेनर है आमतौर पर 5 साल का होता है। जनरल प्रैक्टिस यह है कि 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर है, मगर एक जनरल प्रैक्टिस की बात बता रहा हूं कि जनरली 3 साल का अपॉइंटमेंट दिया जाता है, और 3 साल में अगर आपको लगता है कि गवर्नर अच्छा काम कर रहा है तो उसको फिर फर्दर आप एक्सटेंशन भी दे सकते हो। जैसे अपने शक्तिकांत दास साहब को मिला था, 3 साल का और एक्सटेंशन दे दिया इस तरीके से। तो इस तरह से आप एक्सटेंशन वगैरह दे सकते हो। जनरली 3 साल तक का होता है, मगर मैक्स टू मैक्स अगर आप देना चाहो तो एक बार में 5 साल तक का अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। एक चीज, दूसरा ये कि एक्सटेंशन भी मिल सकता है, उसके बाद में रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। आरबीआई का अगर आपने गवर्नर बनना है तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अमेरिका के नागरिक हो और आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपको उठा के आरबीआई गवर्नर बना दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शर्त यही है कि आपको यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली चीज। दूसरा, इस व्यक्ति की उम्र 40 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, 40 साल से कम भी नहीं होना चाहिए, 60 साल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स के बाद में, एक्सपीरियंस। should possess at least 20 years of experience in the banking, finance, economics और related sector। तो इस व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन चीजों में? बैंकिंग के सेक्टर में इसको कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फाइनेंस के सेक्टर में होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स के सेक्टर में होना चाहिए, या इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं उसमें, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, सब कुछ इसी में आता है। बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, रिलेटेड सेक्टर हो गया, या तो इनमें से किसी एक में 20 साल या 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो और बहुत जबरदस्त काम किया हो। ऐसे समझ लें कि अगर बैंकिंग एक फिल्म है तो इस आदमी को फिर उस फिल्म का सलमान खान या शाहरुख खान होना जरूरी है, तभी इसको आरबीआई के गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इनमें से किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर का 20 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस, या कंबाइंड तौर पर इनमें से एक से ज्यादा फील्ड का 20 या 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तब आपको कंसीडर किया जाएगा। अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, मगर तब आपको कंसीडर किया जाएगा। देन लीडरशिप एक्सपीरियंस। The candidate must have held a senior leadership role within prominent banking institutions, financial organizations और reputable academic institutions। इसके अलावा ये जो यहाँ पर था कि 20 साल का इन सेक्टर्स में से किसी एक में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा इन सेक्टर में अब आप जिसमें भी रहे हो, चाहे किसी बहुत प्रोमिनेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में रहे हो, अगर आपने आईएमएफ में काम किया है, वर्ल्ड बैंक में काम किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम किया है, या इस तरीके की किसी और दूसरे आपके इंस्टीट्यूशन में काम किया है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में आपने सीनियर लीडरशिप का रोल होल्ड किया हो और वहां पर फिर आपने जो है अपना लीडरशिप रोल दिखाया हो, आप वहां पे फिर उस इंस्टीट्यूशन को आगे लेकर गए हो, एक्सेल किया हो आपने, तो इस जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी रेप्यूटेबल आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, अगर आप पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, तो आपने मगर कुल मिला के वहां पे सीनियर लीडरशिप का जो है रोल आपने होल्ड किया हो एक लंबे वक्त तक, और वहां पे रहते हुए फिर आपने बहुत अच्छे रिजल्ट आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए दिखाए हो, तब आपको कंसिडर किया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। The candidate must not be affiliated with any political party or ideology। किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो सदस्य है या फिर कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का खुलकर सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति है, पब्लिकली उनको सपोर्ट करता है, उनके सपोर्ट में लिखता है या उनके लिए फिर टीवी पर आकर डिबेट करता है, इस तरीके के व्यक्ति को अपॉइंटमेंट आरबीआई के गवर्नर के तौर पर नहीं दिया जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाला, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो या एकदम ओपनली पब्लिकली सपोर्ट करता है, इस तरीके के व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जाता। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने लेट से आपको आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया और बहुत जल्दी इलेक्शंस हो गए और वो हार गई। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आ गई पावर में, जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वो व्यक्ति बिल्कुल एग्री नहीं करता, जिसको अपॉइंट किया गया है आरबीआई के गवर्नर के तौर पर। अब पता चला वो सरकार के खिलाफ काम करने लगा। अब उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की टसल है, उसके चलते फिर आपकी अर्थव्यवस्था जो है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, पेट में रोटी होनी चाहिए और जेब में पैसा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अर्थव्यवस्था पे उसका अगर नुकसान आने लगे तो फिर आपकी राजनीतिक विचारधारा देश के लिए खतरनाक है, या आपका ईगो प्रॉब्लम आ जाए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उससे बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि आपका किसी भी तरीके का किसी पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी के साथ में कोई एफिलिएशन, खुला एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे रघुराम राजन साहब थे, आरबीआई के गवर्नर थे। अब जब तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे, अपॉइंटमेंट उनका किया था मनमोहन सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, बाद में मोदी जी आ गए, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ गए, तो उन्होंने भी उनके साथ में काम किया, उनका टेनर पूरा हुआ, वो रिटायर हो गए। जब तक वो आरबीआई के गवर्नर के तौर पे काम करते रहे, तब तक ना तो उन्होंने खुलकर मनमोहन सरकार का सपोर्ट को किसी तरीके से, या मनमोहन सरकार की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, ना बीजेपी को सपोर्ट किया, ना उनके खिलाफ में कुछ बोला। जब मोदी जी की सरकार आ गई, रिटायर होने के बाद में फिर वो उनका क्लियर दिखता है कि इनका जो एफिलिएशन है, थोड़ा सा जो झुकाव है, वो कांग्रेस की सरकार की, कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी की तरफ। मगर वो रिटायरमेंट के बाद की बात है, जब तक आदमी ने काम किया पद पे रहते हुए, तब तक उन्होंने उस तरीके का कोई एफिलिएशन अपने काम में नहीं दिखाया। ये प्रोफेशनलिज्म होता है और इसी की जो है एक्सपेक्टेशन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी में की जाती है। चलो आगे, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, कि प्रोमिनेंटली आरबीआई के गवर्नर के तौर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपने प्रोमिनेंटली क्या क्या काम करना है, देखते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक लाइसेंसिंग की। बैंक लाइसेंसिंग मींस ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बैंक्स इन इंडिया। भारत क्योंकि एक डेवलपिंग देश है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड धीरे 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 हमारी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। एक इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्टेबल है, कितना रैपिडली ग्रो कर रही है, इस बहुत हद तक ये डिपेंड करता है उस देश के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। भारत में जितने ज्यादा बैंक हैं, इसका मतलब उतने ज्यादा लोग बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल प्रोमिनेंटली दो चीजों के लिए होता है, या तो आप उसमें अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, या फिर आप बैंक से लोन लेते हो अपना कोई काम करने के लिए। तो अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो बैंक उसके ऊपर आपको कुछ ब्याज देता है, और अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हो, तो बैंक उसके ऊपर कुछ आपसे ब्याज लेता है। इधर वे अब जो पैसा लोगों ने आके किसी बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक उसी को जो है फिर लोन में आगे देता है, लोन में आगे घुमाता है, और जो भी फिर उसमें से उस ये लोन में के इंटरेस्ट रिपेमेंट में जो पैसा वो कमाता है, उसी में से कुछ इंटरेस्ट वो डिपॉजिट के ऊपर देता है। इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर बेसिकली काम करता है। ऐसे समझिए कि अगर एक बैंक है और इसमें अगर 100 रुपए डिपॉजिट हुए हैं, और वो 100 रुपए पे अगर 6% इंटरेस्ट दे रहा है, यानी तो वो लोन जो है वो 12-13% के आसपास पे घुमाएगा, यानी कि वो 100 रुपए पे लगभग 112 से 13 रुपए कमाएगा। 6 रुपए उसने अपना जो भी है डिपॉजिटर को ब्याज दे दिया, 6-7 रुपए जो भी बचना है फिर वो उसकी कमाई होती है। प्रोमिनेंटली मोटे मोटे तौर पर बैंकिंग सेक्टर इस तरह से काम करता है। अब जितने ज्यादा लोग बैंक में आके अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपकी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, बैंक के पास उतना ज्यादा पैसा लोन देने के लिए। अब वो ये लोन बिजनेसमैन को, इंटरप्रेन्योर्स को, इन लोगों को वो पैसा देंगे, इससे फिर वो अपना कुछ काम सेटअप करेंगे, लोगों को जॉब्स देंगे, रोजगार देंगे, इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी। फिर वो पैसा वापस आएगा लोन रिपेमेंट के रूप में बैंक के पास में, उसमें से फिर जिन डिपॉजिटर्स का पैसा था उनको ब्याज दिया जाएगा, तो ब्याज के रूप में उनके पास में भी ज्यादा पैसा आएगा। इस तरीके से इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है। अब इस इकोनॉमी में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बैंक आपको खोलना चाहिए। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप हर गली में बैंक खोल देंगे और हर किसी को आप बैंक खोलने की इजाजत दे देंगे, क्योंकि जहां पे पैसों का लेन देन आ जाता है, वहां पर आपको रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो है उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के साथ में डील करना ठीक रहता है। ऐसा नहीं हो कि किसी को आपने आज बैंक खोलने का लाइसेंस दिया, पता चला कि उसने 1-8 साल तक बैंक चलाया, उसके बाद में फ्रॉड करके जो है सारा पैसा लेके भाग गया, या फिर उसने ऐसे लोगों को लोन दे दिया जो लोन चुका ही नहीं सकते थे, या जिन्होंने जो है जिस नाम से लोन लिया था वो काम नहीं किया, वो सारा पैसा जो है फिर खड्डे में चला गया, और अब वो पूरा का पूरा जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो फंस गया। इस तरीके की चीजें ना हो, सही लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर की फील्ड में आए, सही लोग जो है बैंक खोलें, और जो भी पैसा डिपॉजिटर्स का आ रहा है उसको रिस्पॉन्सिबिली फिर जो है लोन में घुमाएं, और सही लोगों को लोन दिया जाए ताकि फिर वो सही तरीके से काम कर सकें। हर किसी को विजय माल्या टाइप के आदमी को जो है लोन ना दे दो। इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बैंकिंग लाइसेंस किसको दिया जाए, एंड देने के पहले फिर किन चीजों को देखा जाए, ये सारी चीजें देखने की, चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के गवर्नर की आ जाती है। तो सबसे प्रोमिनेंट जो काम है वो है बैंक लाइसेंसिंग का। नए लाइसेंस किसको देने हैं, नए बैंक कितने खुलवाने हैं, कोई नया कोई पुराना अगर बैंक है तो उसकी और कितनी ब्रांचेस खोलने की इजाजत देनी है, सारी चीजें जो है इन सबको मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हैंडल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की या फिर आरबीआई के गवर्नर की होती है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैनेजिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू एडजस्टमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी। आपकी अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यह है कि चीजों के दाम एकदम बहुत ज्यादा ना बढ़े, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा ना हो। इसी तरीके से चीजों के दाम एकदम ही बहुत ज्यादा ना गिरे। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर लोग खरीद नहीं पाएंगे। जैसे अगर आलू 20 रुपए 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो तक मिल रहा है तो बात समझ में आती है। अब 200 से 400 रुपए किलो चला गया तो फिर गरीब आदमी आलू खरीद ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से आप तो
अगर 200 से 400 किलो चला गया, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। आरबीआई को इस तरीके से अपनी पॉलिसीज लेकर चलनी पड़ती है बैंकिंग सेक्टर के पूरे रेगुलेशन की, और मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से बनानी पड़ती है कि आपके देश में इन्फ्लेशन ना है। इसी तरह से इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके देश में डिफ्लेशन ना है। आप जिस आदमी ने आलू उगाए हैं, लेट से उसने 5 रुपए जो है उसको कुल मिला के आलू के बीज खरीदने से लेके उगाने तक, उगा के मार्केट तक लाने में उसकी 5 रुपए की लागत लग गई है। अब कायदे से ये बनता है कि वो कम से कम 5 रुपए का लगाए तो 10 रुपए कमाए, 5 रुपए का प्रॉफिट मिनिमम से मिनिमम बनता है। अब पता चला आलू जो है वो 1 या 2 रुपए किलो पे बिक रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिफ्लेशन आ गया। मतलब ये कि आदमी ने जितना पैसा लगाया था उसको उगाने में, उतने तो उसको बेच भी नहीं पा रहा है, यानी कि नुकसान में चला जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन रेट जो है चीजों का बना रहे, चीजों का दाम एक सर्टेन रेट से नीचे भी ना गिरे, एक सर्टेन लेवल से नीचे भी ना चला जाए, डिफ्लेशन भी ना आ जाए आपकी इकोनॉमी। तो आपकी इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी मौद्रिक नीति बनानी पड़ेगी। बैंक कितने रेट पर जो है इंटरेस्ट दे सकते हैं, कितने रेट पर इंटरेस्ट जो है कितना इंटरेस्ट लिया जा सकता है, और बैंक के अलावा दूसरे जो आपके इस तरीके की बैंकिंग एक्टिविटीज करने वाली संस्थाएं होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको कैसे क्या रेगुलेट करना है, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी आपके आरबीआई के गवर्नर के ऊपर आती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, इन सारी चीजों को एडजस्ट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है उन्हें बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, और वक्त वक्त पर फिर इसमें जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी आज बना दी तो 1 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मार्केट में एकदम से कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, फायर फाइटिंग करनी है, वो सब करना पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी और साथ ही साथ एडजस्टमेंट उसमें, ताकि आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, भारत की अर्थव्यवस्था खड्डे में ना चली जाए, पहली चीज। दूसरा ये कि ये इंश्योर करना कि आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो जो है वो एडुकेट है। क्रेडिट फ्लो का मतलब ये है पैसा जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा नहीं हो कि पैसा ही जो है उसमें जितनी मात्रा में आपको पैसा चाहिए उससे कम मात्रा में पैसा है, या जितनी मात्रा में पैसा चाहिए उससे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पैसा आ गया, दोनों परिस्थितियों से जो है आपको बचाना है ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो सके। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, और उसको ध्यान में रखने की जिम्मेदारी जो है जिस व्यक्ति पर आती है वो आरबीआई गवर्नर है। तो वो बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी इंश्योर करवाता है। तीसरा, रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम, overseeing various types of banks such as cooperative banks, private banks, regional rural banks and local area banks। अब बैंकिंग सेक्टर में एक सिर्फ ये इतना नहीं है कि आपने बैंकों को बैंक खोलने के लाइसेंस दे दिए और उसके बाद में आप भूल गए, ऐसा नहीं होता। बैंक्स जिनको लाइसेंस दिए हैं, जो बैंक्स आपके चल रहे हैं, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, वो ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी वगैरह तो नहीं हो रही, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी, इन सब चीजों को इंश्योर करने की, किस तरीके की दिक्कत नहीं है, ये भी आपकी आरबीआई के ऊपर है। बीच बीच में सुनने में आता भी रहता होगा कि आरबीआई ने फलाने बैंक के ऊपर इतना जुर्माना लगाया है, ये पेनल्टी ठोकी है। वो सारी चीजें इसलिए वो करता है क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने भी बताया भी था कि आरबीआई जो है वो बैंक ऑफ बैंक्स है, ठीक है जी। आरबीआई जो है वो बैंक ऑफ बैंक्स है। तो इस लिहाज से इसकी जिम्मेदारी बनती है कि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक्स आपके काम कर रहे हैं, बैंक भी कई तरीके के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, पब्लिक लोकल एरिया बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। सबकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरह से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, सही तरह से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई के ऊपर आती है। Monetary policy formulation, implementing policies aimed at controlling inflation, managing current flow and fostering financial stability। तो वही बात जो मैंने भी बताई थी, ऐसी पॉलिसीज बनाना कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ डिफ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, आपका करेंसी का फ्लो जो है उसको मैनेज करना। ये भी नहीं है कि मार्केट में एकदम ही पैसा देखने को ना मिले, और ये भी नहीं है कि मार्केट में जितना पैसा रिक्वायर है उससे बहुत ज्यादा आ जाए। दोनों कंडीशंस को रोकना है, करेंसी जो है उसके फ्लो को मैनेज करना। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करवाना कि अर्थव्यवस्था है जो ठीक रहे, ग्रो करे, अच्छे आपके हेल्दी रेट पे ग्रो करे, मगर ये नहीं है कि फिर उस ग्रोथ को हेल्दी रेट एकदम आपका दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कराने के लिए आप ऐसे ऐसे रिस्क लेने लगो जो अगर आपके फेवर में नहीं जाए तो पता चला पूरा का पूरा देश जो है वो बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। इस तरीके की चीजें नहीं करना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और एक स्टेडी रेट पे आपका ग्रोथ हो ताकि सब तक उसका फायदा पहुंचे। इन सारी बातों को ध्यान रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन जो है वो इनके जिम्मे है। अगला काम जो इनका आता है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो एक कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको कई बार हम लोग फेमा भी बोलते हैं। इस कानून के तहत में आरबीआई को ये पावर भी दी गई है या ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है। देश में जो फॉरेन करेंसी है वो कितनी मात्रा में आएगी या कितनी मात्रा में बाहर जाएगी, आप कितनी फॉरेन अपने देश से करेंसी लेके बाहर जा सकते हो, किसी देश की करेंसी कितनी मात्रा में आप लेके आ सकते हो, कन्वर्ट कैसे होगा एक अपने देश की करेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी में, वाइस वर्सा किस रेट में कन्वर्जन किया जाएगा, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत में ये जिम्मेदारी जो है फेमा के कानून के तहत में आरबीआई को दी गई। Then customer focused policies, ensuring that banking services serve the public interest and remain customer friendly। अब ऐसा भी नहीं है जैसे कि आपने अगर बैंक खुलवा दिया और बैंकों की जिम्मेदारी है लोन देना,
अब ये भी नहीं है कि वो ऐसे ही लोगों को लोन दे रहे हैं जो उनकी जान पहचान के हैं, आम जनता को लोन नहीं दे रहे, या सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन मिल रहा है, एक आदमी जो आम आदमी है उसको लोन नहीं दिया जा रहा। ये सारी चीजें भी ना हो, कस्टमर फ्रेंडली तरीके से जो है बैंकिंग सर्विस सिस्टम चल सके, सारे लोगों को वो केटर कर सके, सब लोगों को जो है बैंकिंग सर्विसेज का फायदा मिल सके, इन बातों को ध्यान रखने की जिम्मेदारी और ये सारी बातों का पालन करवाना इन सारे बैंकों से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई पे आती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप आरबीआई ने कुछ एक अपना रूल्स बना रखे हैं कि इतने इतने परसेंटेज आपका जो साल, लेट से आपको अगर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपए का लोन अगर आपके ऊपर है कि एक साल में आप 100 करोड़ तक का लोन दे सकते हो, तो फिर ऐसा भी नहीं कि हर किसी को दे दो, उसमें फिर उन्होंने बना रखा है कि इतना परसेंट लोन जो है आप फार्मर्स को दोगे, इतने परसेंट लोन जो है फिर आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो, इतने परसेंट जो लोन है वो आप आपका किसी गरीब सेक्टर के लोगों को दे सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज बना रखी है कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही सेक्टर को या फिर एक ही वर्ग को जो है पूरा का पूरा बैंकिंग सर्विसेज का फायदा मिले और बाकी जो है छूटे रह जाए। ये भी नहीं करना है, अपने को इंश्योर करवाना है कि सब लोगों तक इसका बराबर फायदा जाए, इक्वल फायदा जाए और सब इसका और सब तक जो है बैंकिंग सर्विसेज पहुंच सके। तो इसके ध्यान में रखते हुए जो कस्टमर फोकस पॉलिसीज है वो बनवाना और उनका पालन करवाना, इसकी जिम्मेदारी भी जो है आरबीआई के गवर्नर के ऊपर आती है। तो ये सारे जो है काम आरबीआई का गवर्नर करता है, ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आरबीआई के गवर्नर के ऊपर। तो ये भी अपने को याद रखना है, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये सब अपन ने देख लिया, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या क्या ये काम करते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, और इसमें से फिर क्वेश्चंस वगैरह किस किस तरीके के बन सकते हैं, इस पे भी अपन लोगों ने बातचीत करी। चले, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।